अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जिसे आपने हर भूमिका में बहुत प्यार दिया। उन्होंने कॉमेडी की तो, चरित्र अभिनेता बने तो, और खलनायक बने तो। एक ऐसा अभिनेता जिसे हम एक्टिंग की चलती फिरती दुकान कह सकते हैं। प्लीज वेलकम अनुपम खेर। और इससे पहले कि आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करें, आज के जज रामकृपाल सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार अनुपम खेर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर इल्जाम है कि ये बार बार फेल होते हैं। अनुपम जी, इतना प्यार लोगों ने आपको दिया, आप खलनायक बने तो, आपने कॉमेडी की तो, चरित्र अभिनेता बने तो, आपने प्ले किए तो भी। जब आप पैदा हुए थे तो पिताजी ने सोचा था कि बेटा हमारा इतना नाम करेगा? मैं ऐसे घर में पैदा हुआ रजत जी, जहाँ पर मेरे पिताजी की तनख्वाह 90 रुपये थी। मेरे फादर जो थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे और 14 लोगों का परिवार था। आपकी अदालत का जितना ये इतना सा हिस्सा था उतना हमारा घर था। तो आई एम श्योर उन्होंने नहीं सोचा होगा, उनको इस बात से फुर्सत नहीं मिली होगी कि कब लोगों को हम खाना खिला सकें। लेकिन मेरे बर्थ के ऊपर एक कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। जी। मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे। मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना तब से जारी है। तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, रूम नंबर 3, रात के 9 बजे जब रेडियो पर खबरें दी जाती है, ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ थी। अब माँ को तो रहना ही था, वरना मुझे जन्म कौन देता। तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, मेरी माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू। इतना में पिताजी भी आ गए। मुझे देखकर उस अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन। माँ ने फिर अंग्रेज पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने फिर अकड़ के कहा, यस बट व्हाई? फिर अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन? प्लीज प्लीज प्लीज, कैन आई अडॉप्ट योर सन? माँ ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज को गिड़गिड़ाते उन्होंने पहली बार देखा था। मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था। तो डिमांड में तो मैं शुरुआत में ही आ गया था। उस अंग्रेज नर्स को मैं चाहिए था। आपको देख के लगता है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का एग्जाम्पल बेस्ट है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज 10 किलोमीटर पार करके नदी पार करके स्कूल जाया करता था। वही जाकर आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो लेकिन ये सच है कि जब आपको एक्टिंग का पहली बार मौका मिला जी तो आप फेल हो गए थे। लोग कहते हैं ना कि एक्टर जो है वो पैदा होते ही एक्टर बन जाता है, पैदा होने के अंदर ही उसमें एक्टिंग के कीटाणु आ जाते हैं। ये सब बकवास है। एक्टर बनते हैं मेहनत से, ट्रेनिंग करके। मेरा पहला नाटक जो था
बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस है मेरा। मैं 5th स्टैंडर्ड में था। हमारी क्लास टीचर मिसेस बजाज ने एक प्ले चुना करने के लिए। प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान। और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला। राजा हमेशा गोरे हुआ करते ना, इसलिए मैं साइज में ऐसा था, पतला। आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू अ की होल विद बोथ माई आईज। तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान और एक दूध वाले का बेटा नंद किशोर, जो साइज में मुझसे 5 गुना मोटा था, नंदू, वो बन गया जयचंद। पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपको पता है? थैंक गॉड, बड़ी हल्की आवाज। आजकल के बच्चों को पृथ्वीराज चौहान की कहानी ज्यादा पता नहीं होगी, पर एनीवे इनको सलमान खान की कहानी सब पता होती है। सब पता है। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी ऐसी है कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है और उसको पाने के लिए उसको मेरे को प्ले में 3 बार गिराना पड़ता था। तो मेरा डायलॉग था, जब पर्दा खुला तो एक तरफ जैसे आप लोग बैठे हैं, एक तरफ पतले सुकड़े थके हुए खेर खानदान के चमकते सितारे, दूसरी तरफ नंदू के फैमिली, दूध वाले, हट्टे कट्टे, दौड़े शौड़े ऐसे। पर मेरे पिताजी को पता था कि बेटा मेरा जीतने वाला है। अंत में प्ले मैं 10 बार रिहर्सल कर चुका था। तो मेरे पिताजी की आंखों में एक बड़ा ऐसा एक्सप्रेशन था कि वाह बेटा, तू तो आज कमाल करने वाला है। नाटक शुरू हो गया। जब उसका क्लाइमैक्स आया तो मैंने कहा, चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर। तो नंदू गिर गया। फिर मैंने दूसरी बार बोला, चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर। तो नंदू गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला, चला जाना बकवास, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया, बोला, नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया। तो ये तो मेरा फेलियर था, जबरदस्त फेलियर था। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भी सच है कि स्कूल में डंडे बहुत पड़ते थे। मैं तो ऐसे स्कूल में गया जी, हिंदी मीडियम स्कूल में गया था। हमारे अलग अलग किस्म के टीचर होते थे, पर उन टीचर्स ने मुझे मेरे आगे जाकर एक्टिंग का बड़ा सामान दिया। हमारे एक टीचर थे हरदर्शन सर, थोड़े मोटे जैसे थे। वो क्लास में आते बोलते थे कि जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और बैठे रहे तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और फिर भी बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता। याद हो ना हो मैं 4 डंडे खा लेता। तो स्कूल के जमाने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दे। हमारे आई थिंक दोज डेज द टीचर्स वर रियल। मतलब अभी भी टीचर्स रियल हैं। अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं सर? थोड़ी तो भी टाइप पहनिए, थोड़ी देर तो अंग्रेजी बोलने दीजिए। पर हिंदी मीडियम स्कूल में बड़े इंटरेस्टिंग टीचर होते थे। हमारे एक टीचर थे बलदेव सर, ज्योग्राफी के टीचर थे। वो ऐसे पढ़ाते थे और उनको वो सोच के आते थे कि आज स्टूडेंट्स को मारना है, और अगर कोई रीजन नहीं मिलता था तो उठपटांग सवाल करते थे। इधर आ, खड़ा हो जाए यहाँ पे, ये बता भारत एशिया में है, एशिया भारत में है? और थोड़ी देर बाद उनका ये हाथ सो जाता था, तो वो अपने ही हाथ से डरना शुरू कर देते। तो आपने जो मेरी क्लिप्स दिखाई ना, जैसे जितने भी फिल्मों, ये सब कैरेक्टर मुझे स्कूल से मिले हैं, फैमिली से मिले हैं। मैंने सोचा कि स्कूल में आपने एक अंग्रेजी का प्ले करने की भी कोशिश की थी। आपने काफी कुछ पता किया हुआ है। रजत जी का मुकाबला नहीं है। कहां से जो किसी को नहीं पता, जो मेरे माता पिता को भी याद नहीं हुआ, इनको याद आ जाता है। मानना पड़ेगा। ये हरदर्शन सर का जो ये टीचर थे हमारे, जो आते बोलते थे 4 डंडे 8 डंडे, इनका एक सपना था इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का। लेकिन हम हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी प्ले के लिए रोल करने के लिए एक्टर कहाँ से आएंगे? तो एक बार आसपास के 7-8 स्कूल्स में से 8 लड़के फेल होके उन्होंने हमारा DAV हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया और उन्होंने एक प्ले चुना, विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस।
और चूंकि मैं बड़ा चमचा किस्म का स्टूडेंट था, रिहर्सल में समोसे चाय वगैरह लेके जाता था, उस इंग्लिश प्ले में मुझे भी एक छोटा सा रोल मिला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट। ऐसे जैसे कोर्ट में बैठे, ये तो मैडम अच्छी हैं, तो हिंदी फिल्मों में नहीं साइन टाइप करता रहता पीछे, ऐसे जैसे ये लिख रही हैं, पता नहीं क्या लिख रही हैं। मैडम चिट्ठी तो नहीं लिख रही किसी को? तो मैं इतना चमचा किस्म का था, बिकॉज मेरा बड़ा दिल था यार अंग्रेजी प्ले में मुझे अगर छोटा सा रोल मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो मुझे भी हरदर्शन सर ने कहा कि तू भी एक रोल कर लेगा क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। तो मेरे 8 लाइनें थी, 8 लाइनों में भी मुझे पढ़ के बोलना था कि चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, इतना बोलना था। और ड्रेस रिहर्सल में मेन परफॉर्मेंस से पहले मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। तो प्रिंसिपल साहब स्टेज पे चढ़ गए और बोले, गालियां वालियां दे के बोले थे कि इसको निकालो जी, इन्हू कटो प्ले तो बाहर, पागल है, मरवाएगा, 8 लाइन 27 गलतियां कितनी ने ਇਹਦੇ हैं? साडा कल डिप्टी कमिश्नर आ रहा है, साडे स्कूल की ग्रांट बंद हो जाएगी, कटो इन्हू बाहर। तो मैंने उन टीचर के पाँव पकड़ लिए, मैंने कहा मुझे प्ले से मत निकालिए, मेरे घर वाले आ रहे हैं, मेरे माँ बाप आ रहे हैं कल प्ले देखने वाले, तो उनको लगेगा मैं प्ले में नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन दिनों टीचर के स्टूडेंट के गिड़गाने से टीचर का दिल पिघल जाता था, है कि नहीं? आजकल नहीं पिघलता। तो मुझे उन्होंने कहा कि ठीक है जी, उन्होंने प्रिंसिपल साहब को कहा जी बड़ा बीबा मुंडा हैगा, गुड फैमिली का हैगा, इसको प्ले से नहीं निकालते हैं, एक काम करते हैं, इसके सारे डायलॉग जज को दे देते हैं, और तू चुप रही और मुंडी हिलाता रही। फिर नेक्स्ट डे पर्दा खुला और मेरे माँ बाप 8वीं रो में, प्रिंसिपल साहब डिप्टी कमिश्नर साहब 1st रो में, नाटक शुरू हो गया। मैं तो मुंडी हिला रहा था, मैं तो रिलैक्स था, मेरे को डायलॉग ही नहीं था। और सडनली मैंने सुना जज साहब कह रहे हैं, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। Thou read out the charges, teacher said that yesterday. वो जज बेचारे को लास्ट मिनट पे चेंज हुआ तो उसने फिर बोला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट यू रीड आउट द चार्जेस इन इंग्लिश। और मैंने रोना शुरू कर दिया। Thou read out the charges. Principal said that yesterday. 8 lines, 27 mistakes. वो फिर बोला, I want you to read out the charges. मैंने विंग्स में देखा हरदर्शन सर कर रहे थे, मैंने कहा पढ़ दूं? ओके। मेरे के पास तो वो कागज भी नहीं था जिसमें चार्जेस लिखे थे। मैं फिर शुरू हो गया, यू साला शायलॉक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ यार? यू वांट टू वांट मनी, यू वांट पाउंड ऑफ फ्लैश, जूता उठा के मारूंगा तेरे सिर पे मैं। और मैंने नोट किया कि मेरे हर एक डायलॉग पर ऑडियंस का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था, और सबसे ज्यादा मेरे माँ बाप हंस रहे थे। लेकिन उस दिन मर्चेंट और वेनिस में सबसे ज्यादा अपलॉज लेने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। मतलब मेरे एक डायलॉग सुनकर शेक्सपियर ऑलमोस्ट कब्र से बाहर आ गए, बोले ए हिंदी मीडियम बॉय दाउ शैल स्टॉप नाउ। तो ये फेलियर ही थे। पहला फेलियर कि पैदा होते ही एक नर्स चाहती थी, दूसरा फेलियर ये प्ले, तीसरा फेलियर मैं पढ़ाई में भी कुछ कमाल का नहीं था। एक और फेलियर मैंने सुना कि आपकी जीप कट गई थी, आप तोतले हो गए थे। मैं 9th स्टैंडर्ड में था। आई थिंक आपने जो पहला सवाल किया ना कि फेलियर के बारे में, और शायद आपका लिख के भी आया बड़ा फेलियर कुछ है, तो मैंने अपनी जिंदगी की नींव अपने फेलियर्स पे रखी है। मुझे लगता है फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स, इसलिए मेरे को सारे किस्से याद हैं। मैं 9th स्टैंडर्ड में था और एक पहाड़, हमारे घर के आगे पहाड़ था, उससे गिर गया था, तो एक नुकीला पत्थर मेरी जबान के आर पार हो गया था। और जब वो थोड़ा घाव भरा तो मुझे पता लगा कि मैं क नहीं बोल सकता, मैं क को त बोलता था। जैसे अनुपम तेर, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, पिता तेरन तेर। मेरे पिताजी का नाम पुष्कर नाथ है, तो कोई पूछता था पिताजी का नाम है पुष्कर नाथ। सो
मैं घर से, मैं भी बड़ा मतलब एंथू कटलेट बॉम्बे में बोलते हैं, जो बहुत ही फुर्तीला किस्म का, मैं भी घर से ऐसे ऐसे सेंटेंस सोच के जाता था जिसमें क ना आए, गाने ऐसे सोच के जाता था जिसमें, उन दिनों एक हकीकत, अब तो हकीकत बोल लेता हूं, हकीकत फिल्म में गाना था, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसमें सिर्फ क जो है शुरू में आता है, तो मैं ऐसे गाता था, अरे चले हम फिदा जानो तन साथ। ट्रेजेडी तब हुई जब मुझे एक मोहतरमा से मोहब्बत हो गई, एक तरफा मोहब्बत। उसका नाम था कविता कपूर। मैं घर से रोज रिहर्सल करके जाता था ऐसे डायलॉग जिसमें मैं उस, अच्छा तब तो रोमांस ऐसा होता था कि 6 महीने तो देखने में लग जाते थे, 6.25 महीने उंगली टच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर आपने किताब में फूल डाल दिया और उसने देख लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, अपने पिताजी की बात कर रहे हो, माता जी की बात कर रहे हो? तो कविता कपूर को पता लग गया कि अनुपम तेर जो है तोतला है। तो उसने मुझे कैंटीन में बुलाया, जैसे हिंदी फिल्म की हीरोइन की 5-6 फ्रेंड्स नहीं आज साथ में बैठी होती हैं, तो उसने कहा कि अनुपम मैं भी तुम्हारे जज्बात का रिस्पांस दूंगी अगर तुमने मेरा पूरा नाम लेके बोला आई लव यू। इस मोहब्बत की कहानी में कोई ताली नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि यार, मैंने कहा आई लव यू, कहती नहीं बोलना पड़ेगा कविता कपूर आई लव यू। तो मैं मन में सोच रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं ये विजय सहगल बचपन के, इनके सामने ये का किस्सा है। ये मेरे साथ खड़े थे, ये 8वीं क्लास से मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे फ्रेंड हैं, तो मेरे साथ खड़े थे और वो अटक गई। तो मैंने सोचा कि मेरे पिताजी जब मेरी माताजी से झगड़ा करते हैं तो डार्लिंग बोलते हैं, आई डोंट नो क्यों बोलते थे। तो मैंने कहा डार्लिंग आई लव यू, उसने कहा नहीं। तो मुझे अपनी मेरी बेइज्जती महसूस होनी शुरू हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू से कविता कपूर आई लव यू। तो मैंने फाइनली कहा कविता कपूर आई डोंट लव यू। फिर हमारे एक प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बेटा ये जो तोतली की प्रॉब्लम है, ये अगर आप क्या कहते हैं उसको, टंच क्या, कंचे, मार्बल्स को 3 इधर रखो 3 इधर रखो, और आप देखिए, आप कोशिश करिए क जब बोलते हैं तो आपके आगे की जबान का जो हिस्सा होता है वो आपके तालू से टच होता है, और वो आप बोलते रहिए। तो मैंने 6 महीने इसकी रिहर्सल की और आज वो तोतला अनुपम खेर की जगह अनुपम खेर बोल सकता है। और आज जब मैं स्पीच पढ़ाता हूं अपने स्कूल में तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि कुछ भी हो सकता है दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बड़ा फेलियर आया जब आप बड़े सक्सेसफुल हो गए, स्टार बन गए, तो एक दिन आपके चेहरे पर पैरालिसिस हो गया। वो बड़ा देखिए, जिंदगी आपको कभी कभी ऐसे मुकाम पे लाती है जहां आपको आपकी ताकत का अंदाज़ा होना होता है या आपकी कमज़ोरी का अंदाज़ा होता है। भगवान हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, भगवान या जिसकी भी ताकत को, वो हमेशा आपको कुछ बड़ा देने से पहले एक टेस्ट के थ्रू डालता है। एक दिन मैं अपने दोस्त अनिल कपूर साहब के यहाँ खाना खा रहा था, और मैं फिल्में कर चुका था, कम से कम 150 फिल्में कर चुका था, काफ़ी पॉपुलर था और वगैरह वगैरह। तो उनकी वाइफ सुनीता ने कहा कि अनुपम तुम एक आंख से ब्लिंक नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगा कि मैं थक गया हूँगा शायद, ऐसी बात है। तो नेक्स्ट डे जब मैं ब्रश करने लगा तो पानी अपने आप मेरे मुंह से बाहर टपक रहा था। फिर मुझे, और साबुन भी चला गया आंख में नहाते समय। तो फिर मैं यश चोपड़ा जी के घर गया। मैंने कहा यश जी, मेरा चेहरा कल रात से कुछ लेफ्ट में ज़्यादा ही शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा मजाक मत कर, डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर सिंगल हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, न्यूरो सर्जन। और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर खेर, लीव एवरीथिंग फॉर 2 months एंड स्टार्ट दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोर्टिज़ान वगैरह इस तरह। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस है और आप 2 महीने तक सब कुछ बंद कर दीजिए। मैं आपको 2 मिनट विदाउट 30 सेकंड के लिए, विदाउट मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, आई वांट टू टेल देम व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो आई कुड नॉट स्पीक मोर देन लाइक दिस। I was talking like this and I was speaking
like this and I was like this. I don't want to make fun of people who have this. But the only way you will understand this is what happened to my face. And I was a very popular actor. Actor के फेस पे कोई पिंपल भी निकल आता है तो परेशानी होती है. So डॉक्टर साहब ने कहा, और उस दिन मेरा पहला दिन था हम आपके हैं कौन के उस सेट का जहाँ पर वो पिलो का गेम होती है ना, पिलो बांटते हैं, वो गाना वाना करते हैं. और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप 2 महीने के लिए कुछ मत करिए, घर चले जाइए और ये दवाइयाँ खाइए, बड़ा बुरा मामला है. मैं वापस आ रहा था अपनी, और मैंने याद है मैंने अपने असिस्टेंट को कहा, जरा पानी दो. सिर्फ मैंने पानी मांगा था और मैंने नोट किया कि उसने पानी के गिलास में स्ट्रॉ डाल कर दिया मुझे. ही वॉज सो सेंसिटिव. तो मैंने स्ट्रॉ से पानी पिया और मैं वापस आ रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज घर चला गया और मैंने 2 महीने आराम किया तो पूरी ज़िंदगी में डर कर रहूँगा. पूरी ज़िंदगी मुझे इस बात का एहसास होगा कि कभी कुछ बीमार हो जाओ तो काम छोड़ देना चाहिए. मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करने वाला. मैं पहुँच गया फिल्मिस्तान स्टूडियो में जहाँ हमारा सेट लगा था. तो बहुत देर तक माधुरी दीक्षित और सलमान साहब को लगा कि मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूँ ऐसे फूस फेस करके. फिर मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मगर मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूँ. तो अब अगर आप वो आज सीन देखें तो उस फिल्म में उस सीन में मेरा कोई भी क्लोजअप नहीं है. और वो सीन उन्होंने चेंज करके धर्म जी का वो शोले वाला सीक्वेंस दे दिया जिसमें मैं ड्रंक हूँ, मौसी जी. तो अगर आपको अपनी हिम्मत का एहसास करना है तो हर उस टेस्ट से गुजरिए जो आपको थोड़ा डराए. अनुपम जी, ये बड़ी बात है. आपने अपने हर फेलियर से सीखा और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं और जो करोड़ों लोग आपके आज इस शो को देख रहे हैं वो सब लोग बहुत सीखेंगे, अपने फेलियर से सीखेंगे और बहुत बड़े बनेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सब बताने के लिए. ये इल्ज़ाम मैं आपसे वापस ले लेता हूँ. नहीं. लेकिन मेरे पास फहरिस्त बहुत लंबी है. आप छोड़ दे थोड़ा है. जी. हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद अनुपम खेर पर जनता के इल्जाम और सवालात का एक और. संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर है मगर ये रोल मुझसे बेटर नहीं कर सकते हैं. और मैं ब्राह्मण हूं. मैं जाने से पहले आपको श्राप देता हूं. मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और आप शो अंदर आने से पहले यू वर प्रिपेयरिंग इट. ये सीखने की बात है. कभी तीखे सवाल. आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली. जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है उसके घर सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं. कभी बेबाक अंदाज. कांग्रेस की सरकार थी तब आपकी पार्टी के लोग भी तो मजाक उड़ाते थे. कभी मुस्कुराहट के साथ. आप कहते हैं कि सबसे सोना मुंडा मैं हूँ, 20 करोड़ की तेरे लिए मैंने पहले वाली छोड़ दी. कभी दिल की बात. शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ भूले ही नहीं. तो कभी अनसुने राज. करण अर्जुन के सेट पे आपने शाहरुख खान को गोली मार दी. वो एक किस्सा था लेकिन ये आपको किसने बताया. अलग अंदाज के साथ हर दिल पर राज. आपकी अदालत. निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा. और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल. जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर. तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल. 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें. राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर. वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार अनुपम खेर. आपकी अदालत में अगला इल्जाम. आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर आरोप है कि ये हर किसी से झगड़ते हैं. ये सही है कि फिल्मों में आने के लिए भी आपने घर से झगड़ा किया था, पैसे चुराए थे? ये इल्जाम है, आप मेरे तारीफ तो कर रहे हैं. नहीं, मैं
देखिए, आई थिंक जब आप छोटे शहर में पैदा होते हैं, जब आप गरीब घर में पैदा होते हैं, तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि बेटा, जब आप बहुत गरीब हो तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है, क्योंकि और कोई टेंशन ही नहीं होती है। आपको पता है कि इतना ही पैसा 90 रुपये हैं, इसमें सारा गुजारा करना है। और छोटे शहर में सपने इंसान देख सकता है बहुत। पढ़ाई में तो मैंने बता दिया आपको मेरा क्या हाल था। 38% से आज तक मैंने ज़्यादा नंबर नहीं लिए, और खेलकूद में भी कुछ नहीं था मैं। एक दिन मेरे को देख के, दौड़ता हुआ देख के मेरे पीटी टीचर बोले कि तुम्हारा अकेले दौड़ोगे तब भी सेकंड आओगे। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आई थिंक मैं फिल्में देखता था। हमारे 4 थिएटर थे शिमला में, शाही, रिट्स, रीगल एंड रिवोली, और स्कूल भी 12 किलोमीटर दूर था। तो मैं और सैगल साहब हम घूमते रहते थे। फिर जब मैंने मैंने बीए पास कर लिया था, तो मेरे पिताजी ने कहा अब क्या करोगे, नौकरी कर लो। तो मैंने कहा मैं नौकरी तो नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ और करना है। तो ये मेरे दोस्त वो लेकर आए एक अखबार, उसमें लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सेलेक्ट हो जाने पर 200 रुपये का स्टाइपेंड और 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा मिलने वाला है। मुझे लगा कि अगर मैं पिताजी से पैसा मांगूंगा तो वो कश्मीरी में शुरू हो जाए, सो जाना ज़रूर था मुझे, और चंडीगढ़ 4 घंटे की दूरी था बस पे। तो माँ बेचारी बड़ी मुश्किल से कुछ चेंज पैसे मंदिर में रखती थी। इसको एग्जाम्पल मत बनाना कभी अपनी लाइफ में। तो मेरे मंदिर में, माँ के मंदिर में 108 रुपये पड़े थे। मैंने 108 रुपये उठा दिए और फिर बड़ी श्रद्धा के साथ 8 रुपये वापस रख दिए, और 100 रुपये लेकर मैं बस का किराया देकर पहुंच गया शिमला, अपना चंडीगढ़ में ऑडिशन देने। वहाँ पर उन्होंने, गार्गी साहब हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा कि क्या ऑडिशन करोगे। यू सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक डिफरेंटली ऑल्सो। इफ़ यू वांट टू बी अवे फ्रॉम द क्राउड, आपकी जो थिंकिंग है वो क्राउड की थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, वो इंडिविजुअल की थिंकिंग होनी चाहिए, और वो आपको भगवान हर एक को देता है। तो मैंने कहा यार, ये ऑडिशन में जितने भी सब लोग पीस कर रहे हैं, लड़कों का पीस कर रहे हैं, मैं लड़की का पीस पकड़ लेता हूँ। तो उसमें कोई लड़की का पीस था, और वो वसंत सेना का पीस था। एक मृच्छकटिकम करके संस्कृत का नाटक है, मैंने कुछ ऐसी वो लगा लिए, बूंदे जैसे लटका लिए, और मैंने वो पीस किया। मुझे अभी भी याद है, निर्लज मेघ, तू आर्य के घर जाने से पहले मुझे क्यों रोक रहा है, तू भी तो इंद्र को, हल्या बनकर इंद्र के पास गया था। ऐसा कुछ करके मैं वापस आ गया, और शाम को देखा तो घर में हंगामा मचा हुआ है, पुलिस आई हुई है। क्या हो, रीज़न क्या है, मंदिर में से किसी ने 100 रुपये चोरी कर लिया। और मेरी माँ दहाड़े मार मार के रो रही है कि 100 रुपया चोरी। मतलब उस जमाने में 100 रुपया चोरी होना मतलब मेले में कोई बच्चा खो गया है। मेरी माँ ने कहा तूने तो नहीं लिया। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं क्या करूँगा, मेरे पिताजी ने। 2 हफ्ते बाद पिताजी कमरे में आए और बोले, तू उस दिन कहाँ गया था जिस दिन तू बोला था पिकनिक पे गया था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहते तू पहले मेरी बात का जवाब दे। तो मैंने कहा मैंने कहा सच बोल देता हूँ। तो मैंने कहा मैं चंडीगढ़ गया था। क्या करने गया था। तो मैंने कहा वो मैं ऑडिशन देने गया था एक्टर बनने का। तो मेरी माँ बोली पैसे कहाँ से लाया था। तो मैंने कहा मम्मी मैंने आपके मंदिर से चोरी किए थे। माँ ने एक झापड़ दिया। पिताजी मेरी तरफ बढ़े। मैंने कहा पापा जी अब मैं कभी एक्टर नहीं बनूंगा, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं एक्टर नहीं, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क बन जाऊंगा। पिताजी बोले चुप कर, खड़ा हो जा, तेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरी माँ बोले मेरा 100 रुपया। तू भी चुप कर, इसको 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलने वाला, उसमें 100 रुपया तुमको दे देगा। तो आई थिंक हर इंसान अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए अपना अपना तरीका ढूंढता है। देखिए बहुत आसान है मुश्किलों से परास्त हो जाना, सबसे आसान काम होता है। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा रोल महेश भट्ट की फिल्म में मिला, वो भी आपने लड़ झगड़ के लिया था, महेश भट्ट को गालियां दे के लिया था। वो तो लिया था। जब मुझे फाइनली सारांश का रोल मिल गया, बड़ी मेहनत के बाद, मैं 3 जून 1981 को 37 रुपये लेकर बॉम्बे पहुंचा था। 37 रुपये लेकर, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि तेरे को नौकरी दे देंगे वहाँ पर। तो वो नौकरी वाला वहाँ मिला ही नहीं, वही चला ही गया था। उससे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि 10 दिन तो मैं तेरे को अपने पास रख लेता हूँ, मगर उसके बाद तू अपना घर ढूंढ ले, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा कमरा ढूंढा था जिसमें 4 लोग ऑलरेडी रहते थे। मैं 5वां लड़का था। हमारी मकान मालकिन जो थी वो धोबन थी, और वो धोबन
ऐसा कपड़ा पर्दा लगाकर किचन में सोती थी अपने 3 बच्चों के साथ। हम 5 लोग इतने से छोटे से कमरे में सोते थे, इतने बड़े से, पंखा भी नहीं था। पर मैंने जब अपनी मकान मालकिन से एड्रेस मांगा और उसने मुझे एक पर्ची पे लिख के दिया, मैं एड्रेस देख के मुस्कुराया। मेरा एड्रेस था अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट। इस सब के बाद महेश भट्ट साहब की फिल्म में मुझे रोल मिला सारांश का, और 10 दिन पहले मुझे पता लग गया कि भट्ट साहब जो हैं मेरे को लेके नहीं फिल्म बना रहे, संजीव कुमार साहब को लेके फिल्म बना रहे हैं। 10 दिन पहले 20 दिसंबर 1983 और 1 जनवरी 1984 को हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया और भट्ट साहब ने बड़ी आसानी से बोल दिया। मैं 6 महीने से रिहर्सल कर रहा था फिल्म की, 6 महीने से रोल की तैयारी कर रहा था, सब कुछ कर लिया था। मैंने धोती पहननी है, ये करना है, वो करना है। सिर्फ 28 साल का था मैं तब। और भट्ट साहब ने फ़ोन पे कहा, हाँ यार वो राजश्री वाले बोल रहे हैं कि वो हमको वो रोल किसी सीनियर और स्टैब्लिश एक्टर से देना चाहिए, वो नए न्यू कमर को नहीं ले रहे। तो उन्होंने संजीव कुमार को ले लिया, तू फिक्र मत कर, दूसरे बूढ़े का रोल कर ले। और फ़ोन रख दिया। मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार बड़े अजीब आदमी है, ये शहर में कोई वादा निभाता ही नहीं है। मैं 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ और कितनी आसानी से इन्होंने बोल दिया कि तू वो रोल नहीं कर रहा। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैंने कहा मैं शहर में ही रहना ही वाला नहीं, बॉम्बे में। पर जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था अपना सामान लेकर, और शिमला जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, कहाँ जा रहा था ये सोचा ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं एक बार जाके भट्ट साहब को बोलता ज़रूर हूँ कि मैं आप उनके बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे दादाजी कहा करते थे, इफ़ यू वॉन्ट टू बी इक्वल विद एनीबडी, अगर आप किसी के साथ भी बराबर के होने चाहते हो तो उनसे कोई अपेक्षा मत करो। भाई मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो हम बराबर के हो गए ना, अभी तो आप मालिक हैं। तो भट्ट साहब, मैंने टैक्सी खड़ी की नीचे, और उनका वो 6ठे फ्लोर पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। मगर जब आदमी को गुस्सा आता है तो एक एनर्जी मिलती है। तो मैं 6 फ्लोर चढ़ के पहुंचा और भट्ट साहब बोले, अरे फैंटास्टिक यार, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, तुम जो है दूसरे बूढ़े का रोल कर लो। अब ये उतना बड़ा रोल नहीं है मगर हम काम करेंगे और संजीव कुमार के हाथ तुमको काम मिलेगा। मैंने भट्ट साहब 1 मिनट, मैं उनको उनके घर की खिड़की के पास ले गया और मुझे याद है मैंने उनसे कहा था कि भट्ट साहब वो टैक्सी देख रहे हो, उसमें मेरा सामान है और मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आपको क्या लेना देना, शिमला, लखनऊ, जहन्नुम, मैं जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप 1 नंबर के झूठे हैं, आप 1 नंबर के चीट हैं। आप पिछले 6 महीने से मुझे बोल रहे हैं कि मैं मेन रोल कर रहा हूँ, और आप फिल्म जो है सारांश सत्य पे है, सारांश का जो थीम है वो ट्रूथ है। मैंने कहा आपके अंदर ही ट्रूथ नहीं है तो आप क्या ये फिल्म ट्रूथ पे बनाएंगे? संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर है मगर ये रोल मुझसे बेटर नहीं कर सकते हैं, और मैं ब्राह्मण हूं। मैं जाने से पहले आपको श्राप देता हूं। आज तो मैं बहुत हंसते हुए बोल रहा हूं ये, मगर उस समय मैं बहुत रो रहा था, बिलख रहा था, गुस्से में था, हताश था, परेशान था, सोच रहा था कि अभी खत्म होगी लाइफ। पर भट्ट साहब का भाई कमाल देखिए कि जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो उन्होंने राजश्री, मुझे बोला ऊपर आ जाओ, और राजश्री वालों को फ़ोन किया कि जो मैंने सीन अभी देखा है, इस सीन को देखने के बाद तो मैं ये फिल्म अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा। उस दिन टैक्सी का भाड़ा जो है वो भट्ट साहब ने दिया था। तो मेरा यकीन है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। उसको आपको उसका एहसास नहीं होता, उसकी खासियत का एहसास नहीं होता, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, भट्ट साहब की बात थी, पहली फिल्म थी, तब तक बात ठीक थी, अब तो बड़े एक्टर बन गए, हॉलीवुड पहुंचे, मुझे पता चला कि रॉबर्ट डे नीरो जैसे बड़े एक्टर के साथ टकरा गए आप। उनसे भी झगड़ा किया था। मेरे हिसाब से रॉबर्ट डे नीरो एक्टिंग के भगवान है। मतलब हमने ड्रामा स्कूल में उनकी फिल्मों को, गॉडफादर, रेजिंग बुल, फॉलिंग इन लव, कितनी भी फिल्में देख लीजिए उनकी, वो एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। जैसे यहाँ पर मैं सोचता हूँ दिलीप साहब हैं, वैसे वहाँ पर रॉबर्ट डे नीरो दुनिया के महान कलाकारों में से एक है। और मुझे एक फिल्म उनके साथ मिली, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक। पहले तो वो मिली कैसे, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। आप सुनना चाहेंगे? जरूर। मैं उससे पहले बेंडिट लाइक बेकम कर चुका था, और मेरे को एक एजेंट मिल गया था लंदन में, हमारी एजेंट थी रूथ। उसने मुझे, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की, तो मुझे एक फ़ोन आया कि डेविड और असल
रॉबर्ट डी नीरो, ब्रैडली कूपर, जेनिफर लॉरेंस, क्रिस टक्कर के साथ पिक्चर बना रहे हैं, उसमें एक हिंदुस्तानी का रोल है और आपको ऑडिशन करना चाहते हैं स्काइप पर। तो मैंने कभी स्काइप किया ही नहीं था उससे पहले। तो मैंने गांव में पूछा, जिस छोटे से होटल में हम रहे थे, कि स्काइप है? उनका स्काइप क्या होता है? तो 1 घंटे के अंदर पूरे गांव में शोर मच गया, स्काइप आ रहा है, स्काइप आ रहा है, स्काइप है, स्काइप क्या होता है, स्काइप क्या होता है? क्योंकि मैंने अपने मैनेजर को कहा कि स्काइप लेकर आओ कल जैसे तैसे, क्योंकि मुझे ऑडिशन करना है। और जब स्काइप आ गया, मतलब वो जो कंप्यूटर आ गया, तो मैं इस तरफ बैठा था अपने डायलॉग बोलने के लिए और उस तरफ पूरा गांव बैठा था कि कुछ हमारे हिंदुस्तान में बहुत मासूमियत है, बहुत कमाल की मासूमियत है। इसे जाहिलपना या अनपढ़पना नहीं कहते, इट्स कॉल्ड इनोसेंस। तो वो ऐसे देख रहे थे कि अभी स्काइप आएगा, स्काइप हो रहा है कुछ। तो स्काइप पे डेविड और रसल आए और उन्होंने मुझसे कहा कि डू द सीन। तो पता लगा कि साउंड काम नहीं कर रहा है। तो बड़े गुस्से हुए कि उनको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, मेरे को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। और उन्होंने एक चिट्ठी पे लिखा ऐसे और ऐसे दिखाया मुझे वो पेपर, नेक्स्ट टाइम बी मोर प्रोफेशनल। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा 1 मिनट, गूगल सर्च मी। तो वो मुस्कुराए। अपने बलबूते पर कुछ बनने में एक अहंकार होता है, मतलब अपने बलबूते पर जब आप कुछ बनते हैं उसका एक एरोगेंस होता है, जो जरूरी नहीं है कि बुरा होता है, वो बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वी विल कैंसिल दिस, नाउ लेट्स डू दिस ऑडिशन इन टोरंटो, बिकॉज मैं टोरंटो जा रहा था। और टोरंटो में मैं अपने होटल में स्वीट में बैठा था और पूरा फिर वो लगा दिया था। और एक बांग्लादेश के अब्दुल साहब जो थे, रूम सर्विस के जो वेटर थे, वो मेरी चाय बना रहे थे सिटिंग रूम में। ये बहुत कमाल का किस्सा है। वो चाय बना रहे थे और मैं बेडरूम में बिल्कुल कंप्यूटर लगा के तैयार था कि अब मेरा ऑडिशन होने वाला है और मैं तैयार हूँ और बड़ा एक्साइटेड था कि रॉबर्ट डी नीरो के साथ काम करने को मिल रहा है। किस्मत खराब, फिर कुछ साउंड गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया कि अगर कल सुबह तक मुझे ये लिंक नहीं मिला तो आप अपने आप को समझिए फिल्म में पास नहीं, आप बाहर हैं। मैं बाहर बैठा ऐसे, तो अब्दुल साहब ने मुझसे पूछा, जो बांग्लादेश के वेटर थे, दादा की बोलो। तो हमारे हिंदुस्तानियों में एक बहुत खासियत है कि हम अपनी तकलीफ, अपने दुख सबको बोल देते हैं। पान वाले को बोल देते हैं, ऑटो रिक्शा वाले को बोल देते हैं, क्या यार ऐसे बीवी से झगड़ा हो गया, बेटा झगड़ा करके निकल गया। हम अपने छुपाते नहीं अपने परेशानियाँ। तो मैंने उसको सारी कहानी बता दी। उसको नहीं पता डेविड और रसल कौन है, उसको नहीं पता रॉबर्ट डी नीरो कौन है। तो कहते दादा करना क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये अभी मेरा इतना बड़ा रोल निकल गया मेरे हाथ से। तो उसने कहा क्यों? मेरे पास iPhone 3 है, मैं शूट कर लेता हूँ आपका ऑडिशन और मैं लिंक भेज दूंगा। मैंने कहा ये क्या करेगा? तो वो लेके आया। अब मैं हिंदुस्तान का चमकता सितारा, 450 के करीब फिल्में करने वाला, मेरा डायरेक्टर कौन है? रूम सर्विस का है। और उसको भी लगा कि अनुपम खेर की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है वो। तो उसने कहा करना क्या है? मैंने कहा शूट करना, जब मैं ऐसे करूं तो एक्शन बोल देना और जब मैं ऐसे करूं तो कट कर देना। मैं तैयार हूं। तो मैंने ऐसे कहता है एक्शन दादा। तो मैंने पूरी एक्टिंग की और वो पूरा ऐसे घुमा के एक्टिंग कर रहा है। फिर मैंने ऐसे कहता कट दादा, और उसने मुझे लिंक भेज दिया। और वो लिंक मैंने नेक्स्ट डे डेविड और रसल साहब को भेज दिया। मगर उनका मुझे फ़ोन आया तो उन्होंने अपने एक अंग्रेजी के खास अंदाज में पूछा, वो तो मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस दादा? ये अब्दुल साहब ने अपना लिंक भी उसमें डाल दिया था, एक्शन दादा, कट दादा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट रोल। तो ये भी देखिए कुछ भी हो सकता है कि एक इतना बड़ा नमूना है। तो जब मैं रॉबर्ट डी नीरो साहब को मिला तो मैंने असिस्टेंट को कहा था कि यार मैं सेट पे नहीं मिलना चाहूँगा, मैं उनका भक्त हूँ, उनका भी भक्त हूँ मैं वैसे, है? तो मैंने कहा मैं उनका भक्त हूँ, मुझे उनको किसी तरह से उनकी वैन में मिला देना। तो उनको बोला होगा असिस्टेंट ने कि इंडिया से कोई एक्टर आए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके लिए गणेश की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति ले गया था। तो मैं मूर्ति उनको दी, उनका यहाँ से लेकर यहाँ तक उनकी वैन थी। और रॉबर्ट डी नीरो मैं देख रहा हूँ और मैंने कहा रॉबर्ट डी नीरो मेरे सामने, मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है यार। तो मैंने उनको दिया तो मेरी आंख में आंसू थे।
मतलब श्रद्धा के। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल, उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड, उसने कहा नहीं, मैंने कहा जी मैं अपनी जर्नी से प्रभावित हो गया कि शिमला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का लड़का अपनी मेहनत से इतना कुछ करके आज रॉबर्ट डिनीरो के सामने खड़ा है, तो उससे मेरी आंख में आंसू आ गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रख लो, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू एटसेट्रा। मैंने फोटो खिंचाई। मगर जब हम सेट पे पहुंचे तो वो रॉबर्ट डिनीरो नहीं थे जो मुझे वैन में मिले थे, वो कैरेक्टर में थे। सीन कुछ ऐसा था कि वो सारे लोग थे और सीन में मैं और ब्रैडली कूपर अंदर आते हैं और वो गुस्सा होते हैं मुझ पर और अपने बेटे पर भी। तो वहाँ पर वो बिल्कुल कैरेक्टर में थे और घुसे हुए थे और सडनली आके बोलते हैं मेरे को मतलब डायरेक्टर को बोलते हैं, डेविड आई डोंट थिंक आई विल हैव दिस कैरेक्टर इन दिस सीन, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द फिल्म, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। क्या बोल रहा है यार ये, तो मुझे फिल्म से निकालने मतलब सीन से निकालने, और 11 पेज का सीन था, उसमें मेरे सिर्फ 3 डायलॉग थे, एक पहले पेज पर, एक 8वें पेज पर, एक 10वें पेज पर मैं खुश था कि इतने महान कलाकारों के बीच में मैं हिंदुस्तान का एक एक्टर हूं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब मैं बाहर की फिल्मों में काम करता हूं, मैं समवेयर इन माई माइंड आई एम थिंकिंग आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। सबसे बड़ी बात यह है। तो डेविड साहब ने उनसे पूछा कि तो आप क्या कहना चाहते हैं? कहता नहीं, मेरे बेटे की लाइफ इसने खराब कर दी है, ये उसका डॉक्टर था, उसका थेरेपिस्ट था, आज उसको उसने शराब पिला दी, ड्रग्स दिलवा दी, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। तो उन्होंने कहा रिहर्सल करो। तो हम जैसे ही अंदर घुसे दरवाजे में, इससे पहले कि मैं अपनी पहली लाइन बोलता, और ठंड थी अक्टूबर में फिलाडेल्फिया में, और मैंने सिर्फ यहाँ पर वो रेड कलर का फैन की तरह एस लगाया हुआ था, वो इंसिग्निया, शर्ट नहीं पहनी थी, ट्राउजर थी। इससे पहले कि मैं डायलॉग बोलता, उसने कहा यू गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस एंड गेट आउट, और मुझे सीन से बाहर फेंक दिया, अंदर ताला लगा दिया। अब मैं ठंड में खड़ा हूं और अंदर सीन चल रहा है और कोई मेरे पास आ भी नहीं रहा क्योंकि रॉबर्ट डिनीरो धक्का देके निकाला है। जब 40 मिनट तक अंदर रिहर्सल हुई और अंदर उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स वर्किंग, लेट्स डू इट वंस अगेन सो दैट आई एम श्योर, डेविड ने बोला। फिर इससे पहले कि मैं लाइन बोलता, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजा लग गया, मेरे में बाहर बैठा हूं और मैं सोच रहा हूँ सारांश, डैडी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, मेरा टीचर, मैं टीचर, वो टीचर, घर वाले, पिताजी, ये सब, और मैं बाहर धक्के खा रहा हूँ ऐसे, ये क्या हो गया? तो जब मैं अंदर आया तो सबने डिसाइड कर लिया कि ऐसे ही होना सीन, डॉक्टर को रॉबर्ट डिनीरो कैरेक्टर बाहर निकाल देंगे। अपने हिसाब से वो सही थे, जो उनकी थिंकिंग थी, ही वॉज राइट, बिकॉज उनको लगता था कि मैं। तो जब तैयारी, मैंने कहा एक मिनट मिस्टर डायरेक्टर, 8 लोग हैं इस सीन में, आपने सिर्फ एक ही आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, बाकी 7 का क्या हुआ? तो उधर पूरा सन्नाटा छा गया कि ये क्या बोल रहा है, रॉबर्ट डिनीरो के बारे में बोल रहा है, एक ही आदमी है तो यही तो आदमी है। तो डायरेक्टर ने पूछा व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा माई कैरेक्टर ऑल्सो हैज ए पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे देखा, मैंने दूर जो प्रोडक्शन वाला था वो टिकट कटा रहा था मेरी वापस बॉम्बे कि इसको तो निकल भेजना पड़ेगा। ब्रैडली कूपर कुछ ऐसे मैगजीन पढ़ने लग गया, एक आदमी कोका कोला पीने लग गया और टेंशन हो गई पूरे उसमें। तो उसने कहा व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा कैरेक्टर रॉबर्ट डिनीरो साहब के कैरेक्टर को कहेगा कि ये सब तेरी वजह से हो रहा है, ना तू इसके जैसा बाप होता तो ना तेरा बेटा ऐसा होता, ये तो तेरी खुशकिस्मत है तू कि तेरा बेटे का डॉक्टर मैं हूं, इसलिए ठीक हो गया है। दूसरी बात, मिस्टर डायरेक्टर, आपने इस कैरेक्टर को 2 साल पहले लिखा था, आपने 1 घंटे के अंदर इसको बाहर निकाल दिया। तीसरी बात, मैंने ये फिल्म सिर्फ इसी सीन के लिए कि मैं नहीं निकल रहा इस सीन से, मैं नहीं निकलता। तो बस सब मैडनेस, सब लोग। तो फिर रॉबर्ट डिनीरो साहब ने कहा कि ओके लेट्स डू वन मोर रिहर्सल। तो इस बार उन्होंने मुझे धक्के नहीं दिए और बिठा दिया, उस सीन खत्म हो गया। लेकिन रात को, ये महान कलाकार की एक निशानी है, रात को 2-2:30 बजे उन्होंने मुझे अपनी वैन में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा आई एम सॉरी आई वाज सेल्फिश। ये महानता की सबसे बड़ी निशानी है। हम ना, मुझे लगता है रजत जी, हम अपना हक मांगने के लिए या हम अपनी सच्चाई की बात, मुझे तो घर वालों ने, मेरे दादाजी ने सिखाया कि सच बोलोगे तो जीत होगी। इसीलिए आप अमिताभ बच्चन से भी टकराते हैं बार बार। अरे अमिताभ बच्चन साहब भी मेरे बहुत बड़े आइडल हैं। इनफैक्ट मैं अमिताभ बच्चन साहब की कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, जीवन में भी और आमतौर पे भी, बिकॉज आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन एंड एक्टर। उन्होंने मुझे बहुत एक सिखाया था, एक सबक गर्मी के बारे में। मेरा नया नया दिमाग खराब हुआ था। जब सक्सेस मिलती है तो सक्सेस में थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है ना,
तो मैं मद्रास में शूटिंग कर रहा था फिल्म आखिरी रास्ता की, और गर्मी, मेरा जो मेकअप रूम का एसी काम नहीं कर रहा था। तो मैंने प्रोडक्शन वाले को बुलाया, मैंने कहा यार एसी काम नहीं कर रहा, व्हाट डू यू मीन बाय, मेरे एसी के बगैर मेरी एक्टिंग कैसे होगी, और ये पंखा नहीं होता, नहीं पंखे में और इसमें फ़र्क होता है, मैं NSD का हूँ, मैं नेशनल स्कूल ड्रामा हूँ, मुझे 3 बार अवार्ड मिल चुका है, एसी क्यों नहीं काम कर रहा है, मेरा पहला सीन किसके साथ है? बोले जी अमिताभ बच्चन साहब। मैंने कहा कहाँ है? तब तक मैं मिला नहीं था उनको। बोले जी वहाँ है। मैंने देखा अमिताभ बच्चन साहब दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कोट, कंबल ओढ़कर बैठे किताब पढ़ रहे हैं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो सर, नमस्कार सर। बोले हाँ। मैं बोली बैठे, नमस्ते, बैठे, आपकी फिल्म सारांश देखी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने बैठी। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उस शख्स के साथ बैठा हूँ कि जिसके एक एक डायलॉग पे पूरा हिंदुस्तान तालियों की दड़गड़ाहट से गूंजने लगता है, जिसके एक एक डायलॉग पर पूरा हिंदुस्तान, जिसके गुस्से में हर इंसान अपना इंसाफ ढूंढता है, वो मिस्टर बच्चन जिनके बीमार होने पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ मैंने भी दुआ के लिए ऊपर हाथ उठाए थे, वो स्वयं मेरे सामने विराजमान थे। तो शांति भंग करने के प्रयास में मैंने उनसे कहा सर एसी काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मुझे बस कुछ ऐसे देखा, वो एक डेड पैन एक्सप्रेशन था, मतलब आप क्या ना क्या चाह रहे हैं, उनका ये एक्सप्रेशन था। मैंने कहा सर आपने ये दाढ़ी, मूछ, पैंट, शर्ट, कंबल, कोट ये सब ओढ़ रखा है, आपको गर्मी नहीं लगती है? तो उन्होंने मुझसे कहा अनुपम, गर्मी के बारे में सोचता हूं तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। मतलब इतना बड़ा ज्ञान इतनी आसानी से उन्होंने मुझे दे दिया। फिर जब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति किया तो मैंने सवाल 10 करोड़ का किया। मुझे लगा मेरी तो 10 गुना ज़्यादा पेमेंट है, 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ तो बहुत चलेगा। वो बिल्कुल नहीं चला। फिर जब उनकी कंपनी नहीं चली और फिर मेरी कंपनी भी नहीं चली तो मुझे लगा हम तो दोनों बराबर के हैं। फिर दोनों के नाम ए से शुरू होते हैं, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो ने निकाल दिया था। पर मुझे ये भी लगा कि बोथ ऑफ अस आर टॉल, डैशिंग एंड हैंडसम। No, he is also, please. Okay, don't do this. I think when you idealize somebody, when you like somebody, मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आप शो अंदर आने से पहले you were preparing it. ये सीखने की बात है। 23 साल से एक शो को करते रहना और उसी शिद्दत से करते रहना, सफलता का राज ये नहीं है कि गेस्ट ऐसे हैं, सफलता का राज ये है कि होस्ट और वकील ऐसे हैं। नहीं, मैं तो ये मानता हूं अनुपम जी कि ये शो अगर चलता है तो उन लोगों की वजह से, आपके जैसे लोगों की वजह से जो आते हैं और जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। आप मेरे सवालों से नहीं, आपके जवाबों से ये शो बनता है, ये मैं मानता हूं हमेशा से। आइए अब जनता से पूछते हैं, आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, जब आप लास्ट टाइम इस अदालत में आए थे, आपने एक बालों पे एक गाना सुनाया था, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अच्छा। तो हम सब शायद यहाँ चाहते होंगे कि आप इस बार वो फिर से सुनाए वो गाना। अब बताइए, मतलब मेरे पूरे शो में सिर्फ बालों का ही आपको गाना याद रहा? जिसके बाल नहीं है उससे बाल के गाने की फरमाइश। क्या बात है, सुनाऊंगा। ये तो आपने मेरी दुखती रख पे बाल छेड़ दिए। नहीं, आई थिंक इसके उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से ये मेरा एसेट है। कमजोरी वही होती है जो इंसान खुद समझे। तो अगर आप उस कमजोरी का मजाक उड़ा लो तो फिर आपको दुनिया किसी बात से डरा ही नहीं सकती है। तो ये मैंने बनाई थी, ये जावेद साहब ने लिखी थी, और धुन तो बहुत फेमस गाने की है। ऐ मेरे बिछड़े बालो फिर से उगाओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान, जुल्म के पंजों में हूं, मैं भी अब गंजों में हूं, सर हुआ वीरान, आंखों और माथे पे कैसे झट से गिर जाते थे तुम, जब बिखरते थे अदाएं कितनी बिखराते थे तुम,
तुम तो कब के गिर गए, तुम तो कब के हिल गए, रह गए दो कान। मैं एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अनूप खेर पर इल्जाम और सवाल आपका। बोलता जाता है कि जी आप तो कश्मीर में नहीं पैदा हुए, आप तो इसी द पॉइंट इज, इट इज सो डिसगस्टिंग कि अगर आप एक सोते हुए इंसान को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगा के नहीं सकते आप। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार। कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार अनुपम खेर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर आरोप है कि आजकल इन्हें गुस्सा बहुत आता है। ये ऐसे लगता है बार बार जैसे सारांश के रूम में फिर से आ रहे हैं आप। मेरे ख्याल से मेरी पहली फिल्म सारांश थी, जो एक ऐसे इंसान की कहानी थी। हालांकि तब मैं सिर्फ 28-29 साल का था, आज से 31 साल पहले की बात है। एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो एक सच्चा हिंदुस्तानी था, जो डंके की चोट पर सामने बात करता था। जब मैं वो फिल्म कर रहा था मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा बेटा नहीं था और बेटे की डेथ के बारे में कहानी थी, मगर वो एंग्री यंग ओल्ड मैन था। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, समझ के नहीं की थी। पर मुझे मन में कहीं कहीं लगता था कि अगर मैं इसके जैसा इंसान बन जाऊं, जब मैं उस उम्र तक पहुंच जाऊं जो इसकी उम्र है, तो आई विल बी अ वेरी हैप्पी मैन। सो ये साइकोलॉजिकली आई थिंक समवेयर इट वाज रनिंग इन माय माइंड। व्हेनेवर देयर इज समथिंग आई स्पीक अबाउट इट। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपने कहा कि राहुल जी अगर 10% भी मोदी जैसा हो जाए तो मैं अपना वोट उनको दूंगा, तो सर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ आप मोदी जी की राहुल जी में देखना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि एज ए पर्सन आई हैव नथिंग अगेंस्ट राहुल जी। आई थिंक राहुल इज अ वेरी सिंसियर पर्सन मेरे हिसाब से। इज अ वेरी बट ही इज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, मुझे लगता है। आई फील दैट उन पर पॉलिटिक्स, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि उन पर पॉलिटिक्स थोपा गया है। वो खुश रहते अगर कुछ और कर रहे होते, मुझे लगता है। नहीं, और मैं ये बुराई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। जैसे जब हमने सुना था राजीव गांधी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा जी, he was not interested in politics at all, but he took up the charge. So I feel somewhere that is there. मैं चाहूंगा कि राहुल जी अपना एक व्यक्तित्व निकाल के लाएं। मुझे लगता है उनको प्रॉम्प्टिंग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनको क्या बोलना चाहिए। अगर आप उनको पार्लियामेंट में देखें तो उनके आसपास जो 5-6 लोग होते हैं वो उनको ऐसे देख रहे होते हैं कि जो हमने सिखाया है वो बोल पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं तो बात कर रहा था आपके गुस्से की। हाँ, आपको पाकिस्तान नहीं जाने दिया तो भी आपको बहुत गुस्सा आया। सर अभी देखे, जिंदा होने का एहसास तो गुस्सा ही दिलाता है। आदमी को गुस्सा आना अच्छा साइन है। जो आदमी डिप्लोमेटिक होता है, देखिए मुझे बहुत सारे लोग अब मिलजुल कर लोग गालियां देते हैं, ये भी एक धंधा बन गया है। चलो अनुपम खेर ने आज ये बात बोल दी। पाकिस्तान के वीज़ा की बहुत सिंपल सी कहानी थी
कि पाकिस्तान में कराची में मुझे लिटरेरी फेस्टिवल में बुलाया गया था। मैंने एक किताब लिखी थी जो मेरे फेलियर्स पर ही निकल के आई थी, वो बेस्ट सेलर बन गई। और मेरे जो पब्लिशर है अशोक चोपड़ा, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जाइए। तो मैंने कहा था वीज़ा, तो उन्होंने कहा वीज़ा जो सिस्टम है वीज़ा का, कि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो आपको क्लियरेंस देती है, तब आप वीज़ा अप्लाई करिए और आपको मिल जाएगा। तो मेरे सारे कागजात, कुछ 100 पेजेस के कागजात अशोक चोपड़ा जी के पास थे, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और जो एम्बेसी है या हाई कमीशन है वो दिल्ली में है। और अशोक जी रोज़ फ़ोन करते थे हाई कमीशन पे कि आ गया अनुपम। तो फिर जब एक दिन 18 लोगों में से ऑर्गेनाइजर्स को बोला गया, अमीना सईद को, कि भाई 17 लोगों को तो हम वीज़ा दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं। तो वो कौन है? वो मैं हूं। फिर बाहर आकर हमारे ही अपने 18 में से एक मोहतरमा बोली कि जब अप्लाई ही नहीं किया तो कैसे मिल सकता है। तो अप्लाई करने का तो सवाल ही पैदा। फिर ये इस बात का खंडन ऑर्गेनाइजर ने किया कि नहीं, ही वॉज नॉट सपोज टू अप्लाई। सो it is very important sometimes to call people's fraud, even if you see the तो problem आप is पाकिस्तान जाके क्या कर लेते? हिंदुस्तान की बात करता। सिंपल सी बात है सर। आप शायद इस बात से वाकिफ हैं, इनफैक्ट शायद नहीं, आप इस बात से वाकिफ हैं कि मैं एक कश्मीरी पंडित पीड़ित हूं। इस पर भी नुक्ताचीनी हो रही है। मैंने वीडियो देखा आपका कश्मीर पंडित, दर्द तो आता है। लेकिन लोग पूछते हैं अनुपम खेर ने बोला तो बहुत अच्छा है, दर्द तो बहुत अच्छा बयान किया, वीडियो बड़ा अच्छा है, लेकिन अनुपम खेर ने क्या किया है कश्मीरी पंडितों के लिए? सर वो वीडियो बनाया है ताकि दर्द को सिर्फ दिखाना बहुत जरूरी है। अगर मैं सरकार होता, मैं किसी भी कुछ होता, तो मैं बहुत कुछ करता, मगर कभी कभी बात करना बहुत जरूरी है। वाई डू वी यूज एक्टर्स फॉर कैंसर? वाई डू वी यूज एक्टर्स फॉर 2 बूंद से आपका पोलियो ठीक हो जाएगा? ये यही बात होती है, बिकॉज एक्टर्स, और बोलता जाता है कि जी आप तो कश्मीर में नहीं पैदा हुए, आप तो। इसी द पॉइंट इज, इट इज सो डिसगस्टिंग कि अगर आप एक सोते हुए इंसान को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगा के नहीं सकते आप। तो मुझे क्या किसी को प्रूव करना है? प्रशांत भूषण ने कहा कि आपने उस वीडियो में कह दिया कि हजारों कश्मीरी पंडित मारे गए। उन्होंने कहा सरकारी फिगर्स हैं 219। तो उनको क्या लगता कि जब 1000 मरते तब वो ट्रेजेडी बनती? क्या 219 लोग काफी नहीं है एक ट्रेजेडी के लिए? क्या एक अकेला हनुमंतप्पा, क्या एक अकेला एक जवान हमारे मरना वो काफी नहीं है? क्या 200 या 500 या 25,000 लोग होने चाहिए तब उनको लगता है? प्रशांत भूषण जी ने तो कश्मीर में ये भी कहा था कि वहां पर वो करा लो रेफरेंडम, ये बोलते हैं ना, रेफरेंडम करा लो, उधर के लोगों से पूछ लो कि कहां रहना चाहते हैं। झंडे तो उनके साथ लेकर मैं भी खड़ा हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे। आप भी अन्ना हजारे के साथ दिखाई दिए थे। जी बहुत। तब तो किसी ने नहीं कहा। और जैसे इन्होंने पार्टी बनाई, मैं तो निकल गया भाई, मुझे नहीं चाहिए। अन्ना जी तो निकलना ही था। और अन्ना जी ने मुझे कहा था जब ये बात बन रही थी, चल रही थी, उस मीटिंग में जब मैं था, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस एंड आई वांट टू टेक इट टू द पीपल। अन्ना हजारे साहब पॉलिटिकल पार्टी बनने के बेहद खिलाफ थे, बहुत गुस्से में थे जब वो मीटिंग हो रही थी। बट एनीवे, तो इस सब मुद्दे पर गुस्सा आना स्वाभाविक है और आना चाहिए। ये गुस्सा ही था जिसने हमें आजादी दिलाई सर। 200 साल 400 साल हमने गुलामी की, गुस्सा ही था। आपका गुस्सा वाजिब है और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जब गुस्सा आता है तो ये असली जज्बात निकलते हैं। लेकिन मेरे पास इल्ज़ाम और भी बहुत सारे हैं आपके गुस्से को लेकर और आपकी राजनीति को लेकर। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अनुपम खेर पर इल्जाम और सवाल का एक और। अनुपम जी, जितने आपके विरोधी हैं, जब आपकी बातें सुनते हैं तो ये कहते हैं ये सब आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी का गुणगान करना चाहते हैं। सही कहते हैं सर, और अच्छा कहते हैं, और कहने देना चाहिए। आई एम बेटर ऑफ एज ए चमचा ऑफ मोदी देन ए बाल्टी ऑफ समबडी एल्स। खबर जो सच दिखाए, जो निष्पक्ष हो, बिना किसी एजेंडा के हो, कोई बहस या शोर न हो, बस खबर।
आज की बात रजत शर्मा के साथ। शोर कम, खबर ज्यादा, झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार अनुपम खेर। अभिनेता से नेता बने अनुपम खेर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अनुपम खेर पर इल्जाम है कि ये मोदी की चमचागिरी करते हैं। अनुपम जी, जितने आपके विरोधी हैं, जब आपकी बातें सुनते हैं तो ये कहते हैं ये सब आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नरेंद्र मोदी का गुणगान करना चाहते हैं। सही कहते हैं सर, और अच्छा कहते हैं, और कहने देना चाहिए। आई एम बेटर ऑफ एज ए चमचा ऑफ मोदी देन ए बाल्टी ऑफ समबडी एल्स। एटलीस्ट आप मुझे बता दीजिए आज की डेट में। देखिए, मेरे रिश्तेदार तो लगते नहीं हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, जज साहब के भी प्रधानमंत्री हैं, और इस पूरी जनता के भी प्रधानमंत्री हैं, है कि नहीं? और ये लफ्ज इस्तेमाल करना इसलिए किया जाता है कि ताकि मैं डिफेंसिव हो जाऊं। मैं कहूं नहीं, मैं तो चमचा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मैं डिफेंसिव नहीं होता सर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिलीप कुमार साहब का भी चमचा हूं, मैं अमिताभ बच्चन साहब का भी चमचा हूं, क्योंकि मैं उनको एडमायर करता हूं। अगर वो समझते हैं, अगर चमचा वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं एडमिरेशन के लिए, तो इट्स परफेक्टली ऑल राइट विद मी। इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने मेरे अंदर देश के प्रति जज्बात जगाए हैं। जिसका करियर ग्राफ कोई तुक्का नहीं है, जिसको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। कहां अगर आप उनकी बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनते हो, उनके बारे में पढ़ते हो। मैं जब भी उनसे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं 2 बार मिला उनसे। एक बार जब किताब का विमोचन हुआ था, सुभाष जी की किताब का विमोचन हुआ था, तो ऐसा मेरा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है उनके साथ। बट हियर इज अ प्राइम मिनिस्टर हु इज कॉन्स्टेंटली ओनली टॉकिंग अबाउट द कंट्री। देश को कैसे ठीक करना जाना चाहिए, देश में मतलब स्त्री शौचालय की बात उन्होंने लाल किला पर से कही थी, किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं कही। हमने एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल जो थे वो चुप ही रहे, है ना? लेकिन अनुपम जी, और दूसरी बात, 1 मिनट सॉरी, दूसरी बात क्या है कि किसी को एडमायर करना, अगर किसी को एडमायर करना, क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए तो क्यों नहीं लगने चाहिए? हम जब छोटे थे हमने लाल बहादुर शास्त्री के नारे लगाए थे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हियर इज अ मैन हु इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। हियर इज अ पर्सन हु ओनली टॉक्स अबाउट, जो बाहर में विदेशों में जाकर उन्होंने हमारे देश की साख को बनाया है। अब उस पर कैसे ढूंढें कोई तरीका कि इसकी बुराई करें, बिकॉज मुझे लगता है कि वो तो आगे तक बहुत जाने वाले हैं। अगर ऐसी, तो ये कोशिश पूरी जारी है लोगों की कि इनके किसी भी एस्पेक्ट को बोल दो ये गड़बड़ है। मगर सर, सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। अनुपम जी, आपसे शिकायत इसलिए है कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री के हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग आवाज उठा रहे थे, इंटॉलरेंस है, डर लगता है, अवार्ड वापस कर रहे थे। आप
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए? सर, फिल्म इंडस्ट्री मेरे जीवन का एक हिस्सा है, मेरा जीवन नहीं है। जर्नलिज्म जो है आपका जीवन का एक हिस्सा है, आप एक नागरिक भी हैं। और कुछ समय बाद लोगों को एहसास होता है कि यार देयर इज मच मोर टू लाइफ देन जस्ट एक्टिंग इन सिनेमा। अगर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं तो यही मानता रहूंगा कि वो आज भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव द फ्रीडम टू डिसएग्री। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी ये जो भावनाएं हैं इसलिए हैं क्योंकि आपकी पत्नी किरण खेर भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हैं, लोकसभा की एमपी हैं, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, हो सकता है आप इतना बोले तो उनको मंत्री बना दें। देखिए, कल को अगर वो मंत्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज आई थिंक शी डिजर्व्स। पहली बात तो ये बोलना शुरू कर दूँ। और मेरी शादी को किरण के साथ 30 साल हो गए हैं, उससे पहले मैं उनको 5-6 साल से जानता हूँ। तो मुझे उनको या उनका विश्वास बनने के लिए, उनको विश्वास हासिल करने के लिए इस तरह की चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश के बारे में, पूरे दुनिया से झगड़ा करने की बात ज़रूरत नहीं है। शी इज़ वेरी कंफर्टेबल हु आई एम एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल शी इज़। बट दिस इज़ अगेन द चार्ज ऑफ द पीपल हु वांट मी टू बी डिफेंसिव, कि इस तरह बोल दो डिफेंसिव हो जाएंगे। इनको पद्म भूषण मिला है, इनको बोल दो इनको चमचागिरी से मिला है। पद्म भूषण सर मुझे मिला है। अब मेरा ग्राफ सुनिए, आपको 2 मिनट के अंदर बायोडाटा सुनाता हूँ। तोतला 90 रुपये पिताजी की तनख्वाह, 100 रुपया चोरी करके ट्रेनिंग, गोल्ड मेडलिस्ट इन ड्रामा स्कूल, गोल्ड मेडलिस्ट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 497 फिल्म्स, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 नेशनल अवार्ड्स, 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स। माई स्कूल इज द बिगेस्ट स्कूल इन द कंट्री। माई बुक इज द, तो क्यों मुझे नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई? और बहुत सारी चीजें मैं भूल गया इस समय जोश में बहुत सारी चीजें भूल गया। लेकिन सबसे ज्यादा शिकायत राहुल गांधी की है क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अरे सर, आज तो कोई भी आदमी खड़े होकर बोल सकता नरेंद्र मोदी चुनौती देता है। ये आदमी, एक आदमी जेएनयू से निकल कर बाहर आया, वो भी नरेंद्र मोदी को चुनौती देता है। तो हर एक जिनको जो जिसको चुनौती देता है उसके पास कैमरा चला जाए, अरे देखो न्यूज बनेगी, न्यूज बनेगी। अल्लाह, आप 23 साल से ये शो कर रहे हैं, कोई माइकल लाल करके दिखा दे कि मैं भी आपकी अदालत कराऊंगा। करा सकता है कि नहीं कर सकता? हर 30 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि अनुपम खेर को फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। 30 साल से 497 फिल्में कर चुका हूं और अभी 30 साल तक और करूंगा। अभी पिक्चर मेरी लाइफ का इंटरवल तक नहीं आया है। आइए जनता में से पूछते हैं, आप ये अपने सर, आप जो स्टेटमेंट कलकत्ता में दिया है ये इंडिया का आवाज है सर। सर, आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कब आएंगे? दिस इज माय टू। मुझे ये महसूस हुआ कि ये इंडिया का आवाज़ है। मैं आपको एक बात किस्सा बताता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। 2 एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ। बॉम्बे में मैं रोज़ सुबह वॉक के लिए जाता हूँ एक पार्क में। वो एक स्कूल है, स्कूल के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। उसमें कोई 150-200 लोग, हर उम्र के, यंग, ओल्ड, महिलाएं, पुरुष, ये सब लोग चलते हैं। अब उनको आदत हो गई है मुझे देखने की, तो ऐसा कोई नहीं आके जिस फ़ोटो खिंचानी है फ़ोटो खिंचानी। वो पिछले 7-8 महीने से मैं वहाँ चलता हूँ। इस स्पीच के बाद जब ये वायरल हुई, जब मैं नॉर्मल, मैं तो भूल गया था कि लोग जानते हैं मुझे। जब मैं पार्क में एंटर किया, तालियां बजनी शुरू हुई। मैंने पूरा राउंड काटा और 200 के 200 लोग अपनी जगह पे खड़े हो गए और उन सबने तालियां मारी। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज। आई हैड टीयर्स इन माई आईज बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने वो बात की है जो देश की जनता करना चाहती है। समझ गए? पर अरे थैंक यू सो मच। पॉलिटिक्स में फिलहाल काफी साल तक मेरा आने का इरादा नहीं है। मैं जिंदगी में कोई चीज नहीं बोल सकता, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि जो आदमी इस फिलॉसफी पे डिपेंड करता है कि कुछ भी हो सकता है, वो कैसे ये बात कह सकता है? मुझे मेरी आज़ादी जो है तभी इम्पॉर्टेंट है जब मेरे विचार आप लोगों से विचार से मिलेंगे या आपके विचार मेरे विचारों से मिलेंगे।
जिस दिन सुनिए, जिस दिन मैंने मुझे लगता है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, फिर वो इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अभी तो नहीं करना चाहता, पर आगे कुछ भी हो सकता है। सर मैं ये जानना चाह रहा था, सर आपने FTII के ऊपर बोला, इंटॉलरेंस पे बोला, सर आपने पद्म अवार्ड पे बोला। सर मैं एक चीज़ नहीं समझ पाया सर, जब आपने रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के बारे में जब बोला तो सर वहाँ, क्योंकि आप बहुत बैलेंस्ड बोलते हैं सर। क्या स्टेटमेंट था सर? वो था नहीं कि अगर मैं ऑरेंज कलर पहन लूँ तो वो आई विल बी ब्रांडेड एज बीजेपी। आप नहीं, मैंने ऑरेंज कलर नहीं बोला था। मैंने बोला था कि हमारे देश में अभी जो भी बोलता है, जैसे अपने जाति के बारे में बोलता है, अपने धर्म के बारे में बोलता है, उसको कॉन्शियस कर दिया जाता है। अब लगता है कि अगर मैंने टीका ये मैंने पहना, अब ये हवन है, ये मेरी माँ ने लगाया है, ये मेरी माँ ने लगा और मुझे लगता है ये लगता अच्छा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिलीजियस रीजन। मगर इसके साथ मेरे यहाँ ताबीज भी है जो एक मुस्लिम पीर ने मुझे दिया है। ये देखिए, ये तो मैंने प्लान नहीं किया था, ये आपने सवाल पूछा तो ये देखिए, ये एक मुस्लिम पीर का दिया हुआ है और ये एक हिंदू का। ये है हिंदुस्तान की असली पहचान, ये है हम सबकी पहचान। अनुपम जी, हमने हर तरह के सवाल आपसे पूछे और आपने जो कहा, मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन होगा देश के नौजवानों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज रामकृपाल सिंह का फैसला आज के मुकदमे पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार अनुपम खेर पर। उनसे पूछा उनकी जिंदगी के संघर्ष के बारे में, उनसे पूछा उनके फेलियर्स के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में। अनुपम खेर से पूछा उनकी राजनीति के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज रामकृपाल सिंह के फैसले का। मुझे ऐसा लगता है कि अनुपम जी ने अपने बचपन से लेकर के अपने संघर्ष और जवानी के दिनों तक का जो वर्णन किया है, वो दिल और दिमाग दोनों से उन्होंने किया है। जो इन्होंने उस दिन जिसकी आप लोग चर्चा कर रहे थे, जिस पर सवाल पूछे गए, रजत जी ने पूछा कि वो दिल से निकली हुई बात थी, वो सिर्फ दिल से थी। और जब दिल से कोई चीज़ निकलती है तो स्वाभाविक है कि उसमें आक्रोश होता है, लेकिन आक्रोश के साथ चाहे उसको जितना नेगेटिव कहा जाए, एक बात तय होती है कि आक्रोश निष्कपट होता है, उसमें कोई लुटेरापन, कोई 420, कोई दुनियादारी नहीं होती। और अभी जैसा कि वो कह रहे थे कि एक आहत मन, हर चीज़ पे कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान रिएक्ट करता हो, लेकिन जब कोई भी चीज़ें जब उसकी पराकाष्ठा होती है तो रिएक्शन दूसरे ढंग का होता है। मैं आज इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि थोड़ी भावुकता पर अगर वो काबू पाते, थोड़ा आक्रोश पर काबू पाते, तो हो सकता है कि एक जो आजकल जो क्लासेस में चल रहा है, जिसको लेकर के बुराई है, मासेस तो बड़ी खुश हैं, लेकिन एक क्लास है, एक इंटेलिजेंसिया है जो सौ काल यहाँ रहता है, वो हर चीज़ को बड़ी उससे देखता है। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा हो सकता है कि उन्होंने और थोड़ी भावुकता कम की होती, थोड़ी शालीनता से जवाब दिया होता। लेकिन मैं फिर इस बात की तारीफ़ करूँगा कि जब जख्म होते हैं, जब तीर लगता है, तो कई बार जब दिल से निकली चीज़ होती है तो उसमें पैकेजिंग नहीं होती, आडंबर नहीं होता। और मैं इसलिए उस बात की तारीफ़ करूँगा। और आज के जितने आरोप लगे, जिस उन्होंने ईमानदारी से, साफगोई से उसका जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि उन पर कोई आरोप साबित नहीं होता, वो बेदाग हैं। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि अनुपम खेर इसी तरह से दिल से, बेबाकी से अपना आक्रोश जनता के सामने रखते रहेंगे, सब लोगों के जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे,
अपने फेलियर से सीखते रहेंगे और दूसरों को सिखाते रहेंगे, फिल्में करते रहेंगे और हम सबका मनोरंजन करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।